नमस्कार क्लास। जैसा कि हम लोग कल मौर्य शासन के बारे में पढ़ रहे थे, तो प्रारंभ तो हम लोगों ने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन और किस तरह से वो राज्याभिषेक उसका हो रहा है, यूनानियों को किस तरह परास्त कर रहा है, धननंद को कैसे परास्त कर रहा है, या फिर चाणक्य के माध्यम से वो राजगद्दी कैसे हासिल कर। क्योंकि एनसीईआरटी में इसका थोड़ा थोड़ा वर्णन किया गया है, हम आपको हर सेंटेंस के माध्यम से टॉपिक को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बताना था, लगभग हम बता चुके हैं, लेकिन चंद्रगुप्त के बारे में इतना थोड़ा सा भी बता दे कि वो उसका धर्म क्या था। वो जैन मत का पोषक था, जैन मत का। और कहा जाता है कि जब के शासन के आखिरी समय चल रहे थे, वो अपने मगध के भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चला जाता है। तो आप मैप देखेंगे कि यहाँ कर्नाटका आती है, यहाँ यहीं पर एक मैसूर जगह है, वहां पे चला जाता है। और वहां पे श्रवण बेलगोला में और संलेखना पद्धति बहुत हल्की माध्यम से बता रहे हैं, ज्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर संलेखना के ही बारे में बताने लगेंगे तो पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे टुकड़ों में बता रहे हैं। जब ये मैसूर जाता है श्रवण बेलगोला, तो वहां पे संलेखना पद्धति से अपने प्राण को त्याग देता है। और जैन मत में संलेखना वो पद्धति होती है जब किसी को लगता है कि अब मेरा जीवन एक तरह से पूर्ण हो गया है, तो वो भूख प्यास अर्थात अन्न भी छोड़ देता है और जल भी छोड़ देता है। उसके माध्यम से एक तरह की आत्महत्या है, और वो आत्महत्या कर लेता है। संलेखना पद्धति यही है। और कहा जाता है कि श्रवण बेलगोला में जिस पहाड़ी पर, जिस पर्वत पर इसने तपस्या करी थी और संलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राण को त्यागा था, आज की वहां की एक बस्ती आज भी चंद्र बस्ती के नाम से जानी जाती है, चंद्र बस्ती। और वहां एक पर्वत है जो चंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है, चंद्रगिरी। बस इतनी बातों को आप याद रखें कि चंद्रगिरी कहां पे है, ये श्रवण बेलगोला में है। इनके गुरुजी थे वो भद्रबाहु थे, जिनके साथ ये गए थे। सॉरी, भद्रबाहु भद्रबाहु थे जिनके साथ ये गए थे। और माना जाता है कि इन्हीं के प्रभाव में वो जैन धर्म को ग्रहण कर लेते। ठीक है, इतना ही पर्याप्त है। अब हम लोग आगे चलते हैं, बिंदुसार के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें, क्योंकि जब आप सीआरटी की बुक्स देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में बताना है, और वो भी वो मौर्य प्रशासन जो अशोक से संबंधित है। इसलिए अभी हमको अशोक के पीछे उनके पिता बिंदुसार के बारे में भी पढ़ना है। बिंदुसार, थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में भी ले लेते हैं। और हाँ, इतना भी थोड़ा नहीं दे रहे हैं कि केवल 12th के बच्चों के ही काम आएगी। ये निश्चित रूप में जान करके रखें कि मेरे द्वारा जो भी टॉपिक यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है वो टीजीटी, पीजीटी, पीसीएस या यूं कहें कि यूपीएससी के लेवल का भी रहेगा। बस उसको थोड़ा समेटने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा विस्तार करेंगे तो आपको भी बोरियत होगी और संभव है समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, बिंदुसार के बारे में जानकारी लेते हैं। इनके बारे में जानकारी मिलती कहां से है? मुख्य रूप में मिलती है दो चीजों से। एक तो यूनानी ग्रंथों के माध्यम से। जो यूनानी इतिहासकार हैं वो इनको अमित्र चेट्स कहते हैं। यूनानी यूनानी विद्वान यूनानी विद्वान इनको अमित्र चेट्स कहते हैं। अमित्र, थोड़ी और बड़ी कर ले, अमित्र चेट्स। जैसे हम लोगों ने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य को वो सेंड्रोकोट्स कहते हैं, सेंड्रोकोट्स कहते हैं, एंड्रोकोट्स कहते हैं। 1837 में जब जेम्स प्रिंसप ब्राह्मी लिपि के माध्यम से पढ़ने में कामयाब हो जाते हैं कि अशोक को ही, चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकोट्स कहा गया है। उसके बाद अमित्र चेट्स देखे। अमित्र चेट्स को अगर इसमें देखेंगे तो अमित्र घात, ये हिंदी अनुवाद हो जाएगा, अमित्र घात। अमित्र घात, इसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का विनाशक या नाश करने वाला। ठीक, शत्रुओं का विनाशक, नाश करने वाला।
लेकिन जब जैन ग्रंथों को आप पढ़ते हैं तो वो अमित्रघात की जगह पे सिंहसेन इनको लिखते हैं। सिंहसेन, सिंहसेन का नाम लिखते हैं। ये जैन ग्रंथ कहते हैं कि इनका नाम सिंहसेन था, ठीक है। और सिंहसेन इनके नाम का उद्धरण करने के साथ साथ जैन ग्रंथ इनकी माता का भी वर्णन करते हैं, और वो इनकी माता का नाम दुर्धरा बताते हैं। दुर्धरा, दुर्धरा बताते हैं कि इनकी माता का नाम दुर्धरा था। कुछ फैक्ट्स हैं और इनको आप जोड़ने की कोशिश करते रहिएगा। देखिए यूनानी क्या कहते हैं इनको, अमित्रचेट्स या अमित्रघात, ठीक। जैन ग्रंथ इनको क्या कह रहे हैं, सिंहसेन, ठीक है। अमित्रघात का अर्थ हो रहा है शत्रुओं का विनाशक, शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है। इनकी माता का नाम जो मिलता है वो दुर्धरा मिलता है, और ये यूनानी नहीं बल्कि जैन ग्रंथों के माध्यम से मिलता है। इज दैट क्लियर? इतनी चीजों को आपको इनके बारे में जानना जरूरी है। और ये जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन है। परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन जिसकी रचना हेमचंद्र ने करी थी। हेमचंद्र ने, ये चालुक्य शासक कुमारपाल के समय के विद्वान रहे, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी राजनीतिक जानकारी भी ले लें। जिन लोगों ने अशोका मूवी देखी होगी, शाहरुख खान की मूवी थी और उसमें शायद अभिनेत्री करीना कपूर थी। वो फिल्म चाहे जैसी भी रही हो, लेकिन अगर देखने के बाद थोड़ी बहुत आपको जानकारी इतिहास के बारे में मिल जाएगी। उसमें उज्जैन नगरी के बारे में जानकारी मिलती है, उज्जैन। अब इसको हम क्यों जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि बिंदुसार जो था उसका पुत्र अशोक उज्जैन का ही उपराज्यपाल या उपशासक था। अभी आपको समझ में आएगा कि हम क्यों इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कारण यह है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है, तक्षशिला में। और वो विद्रोह अमात्यों के खिलाफ होता है, अमात्यों के खिलाफ। पहले वहां पे सुसीम जाते हैं, ये बड़े भाई जो सौतेले भाई थे वो सही तो करके चले जाते हैं, लेकिन फिर उनके आने के बाद ही शक्ति के बल पे हटाते हैं, दबा ले जाते हैं। लेकिन उनके आने के बाद फिर विद्रोह हो जाता है, फिर अशोक को भेजा जाता है। तो अशोक से वहां की जनता आकर के स्वयं मिलती है, तो वो कहती है कि मुझे ना ही कुमार से कोई दिक्कत है और ना ही महाराज बिंदुसार से, लेकिन यहाँ के अमात्य हमारा अपमान करते हैं और हमें शारीरिक रूप से प्रताड़ित और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। ये उनका स्टेटमेंट रहता है, जो तक्षशिला के जनता रहती है उनका। तो यहां पर जाकर के उस विद्रोह को दबाते हैं। यही एकमात्र ऐसी राजनीतिक घटना है जो बिंदुसार के शासनकाल में हुई है। समझ में ये नहीं आता कि यूनानी इनको शत्रुओं का विनाश करने वाला कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, शत्रुओं का विनाश करने वाला कह करके ऐसा क्या जाहिर करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके शासनकाल में कोई भी भौगोलिक परिवर्तन भी नहीं हो रहा है। अगर आप देखें, आपको हम मैप के माध्यम से बताएं, तो ये वाला जो एरिया है ये गुजरात का एरिया है, सौराष्ट्र का, ठीक। सौराष्ट्र वाला एरिया जो है, यहाँ पे जब हम प्रशासन पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। यहाँ पे एक रुद्रदामन का अभिलेख मिलता है, चंपू शैली में संस्कृत का पहला अभिलेख, याद रखिएगा बोलते समय, 150 ईस्वी का है। और ज्यादातर आप लोग पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ा पड़िए, जो भी टीचर बताएं उसको आप लिख भी लिया करें। यहाँ पे 150 ईस्वी में रुद्रदामन का एक अभिलेख मिलता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का भी वर्णन है, चंद्रगुप्त मौर्य का और अशोक दोनों का वर्णन है। और ये बताया जाता है कि इनका एक राज्यपाल था जिसका नाम सुविशाख था, उसने यहां पर एक झील बनवाई थी जिसका नाम था सुदर्शन, सुदर्शन। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है तो ये साम्राज्य निश्चित रूप में चंद्रगुप्त के साम्राज्य के अंतर्गत आएगा, ये तो कंफर्म है। यही चीज अशोक के बारे में बताया जाता है बाद में, तो इसका मतलब अशोक के समय में भी है। तो ये भी कंफर्म है कि बिंदुसार के समय में भी है, क्योंकि अशोक के समय में भी है। बाद में हम लोग देखते हैं 261 ईस्वी पूर्व में जब
जब कलिंग का युद्ध हो रहा है, कलिंग का युद्ध, तो वो अशोक के द्वारा जीता जा रहा है। इसका मतलब बिंदुसार का वहां भी कोई योगदान नहीं है। तो हमें लगता है कि सिंगसेन नाम के पीछे या फिर अमित्रघात नाम के पीछे एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, और वो ये है कि जो भी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा साम्राज्य स्थापित किया गया था, बिंदुसार उसको अक्षुण्य रखने में कामयाब रहता है। इससे ज्यादा कोई उपलब्धि तो नहीं दिखाई। जो भी विद्रोह होते हैं, चाहे वो नॉर्थ फ्रंटियर में हो, चाहे वो इधर श्रवणबेलगोला की तरफ पे हो या फिर पाटलिपुत्र की तरफ, किसी को भी ये सफल होने नहीं देता है। इसका मतलब अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखता है। इस हिसाब से देखें तो अमित्रघात का नाम तो ठीक ही लगता है। अब इनकी विदेश नीति पे चलते हैं, ज्यादा व्याख्या करेंगे तो समय बहुत हो जाएगा। विदेश नीति की अगर तरफ चले तो देखें आप लोग कि मेगास्थनीज हम लोग पढ़े पिछले क्लास में, मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस का राजदूत बन करके आया। इसी चरण में जब सीरिया का अगला शासक एंटियोकस प्रथम होता है, तो वो अपना राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजता है, और वो डाइमेकस नाम का होता है। डाइमेकस ये राजदूत है जो आ रहा है, और वो किसका राजदूत है? एंटियोकस प्रथम का। एंटियोकस प्रथम का ये राजदूत रहता है। इस हिसाब से ये देखा जाता है कि इसका मतलब कि विदेश नीति भी इनकी चल रही है, जैसे पहले चल रही थी भी वैसे ही चल रही है, ठीक ढंग से चल रही है। एक छोटी सी घटना और भी आती है इनके, जनरली ये प्रश्न पूछा जाता है, और खासकर छोटे स्तर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये पीसीएस में कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है कि एपियानस या एथीनियस जो वर्णन करता है, एथीनियस के द्वारा जो वर्णन किया गया है, और वो ये है कि बिंदुसार ने सीरिया के सम्राट से 3 वस्तुएं मांगी थी। वो वस्तुएं क्या क्या थी? ऐसे 3 वस्तु लिख करके दे देगा। सूखी अंजीर, मीठी मदिरा, या ये मीठी मदिरा का मतलब ये अंगूर से बनती थी, मीठी मदिरा, और तीसरा जो था वो था दार्शनिक या विद्वान। और इसके बाद कुछ और लिख देगा, एक सपोज करिए कि जादूगर लिख दिया, और पूछा कि इनमें से कौन नहीं था, या ये पूछ लेगा कि इसमें से कौन थे, कहा देगा क है, ग है, या फिर ये है। फिर ये कभी कभी ऑप्शन ई लिख देता है और कहता है कि इनमें से कोई नहीं, या ये कह देता है कि ऊपर के 3 हैं। इन्हीं तीनों की मांग होती है बिंदुसार के द्वारा सीरिया के नरेश एंटियोकस प्रथम से। इन्हीं 3 चीजों की मांग होती है, सूखी अंजीर, मीठी मदिरा और दार्शनिक का। वो दार्शनिक यूनानी दार्शनिक आ जाता है, इतने से बताता है कि 2 चीजों को तो भेज देता है सीरिया का नरेश, सूखी अंजीर और मीठी मदिरा भेज देता है, लेकिन वह विनय पूर्वक यह निवेदन करता है कि हमारे यहाँ दार्शनिकों या विद्वानों का क्रय विक्रय नहीं किया जाता है, इसलिए हम दार्शनिक नहीं भेज पाए। इसका उल्लेख कौन करता है? एथीनियस। ये हमने आपको यहां पे बताया, ठीक है। तो ये रही इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब अगर इनके धर्म के बारे में हम देखें, हाँ एक घटना और है। कभी कभी ये भी माना जाता है कि मिस्र का जो शासक था, वैसे ये विवादित है, कुछ लोग मानते हैं कि मिस्र का शासक जो टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस था, इसने भी एक राजदूत भेजा हुआ था बिंदुसार की दरबार, और उसका नाम था डायनोसियस। कहीं कहीं सिस मिलता है, कहीं कहीं सीएस मिलता है, ये उसका नाम था उस राजदूत का। और कुछ लोग ये कहते हैं कि मिस्र का जो शासक था टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, अगर आप अशोक के स्तंभों का या शिलालेखों का अध्ययन करेंगे, जो हम कोशिश करेंगे कि इसी टॉपिक को पढ़ाते समय आगे हम उनका अध्ययन करवाएं, आपको क्लास यहाँ ले, वहां पे 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है। उसमें से एक तुर्मय राजा आता है,
तुरमय, आपको यहां बता दे रहे हैं, जब वहां पढ़ेंगे आप तो आपको कंठस्थ रहे हो जाएगा, याद हो जाएगा, तुरमय। और ये तुरमय मिस्र का टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ही था। इसका मतलब ये हुआ कि टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ये अशोक के समकालीन भी है और बिंदुसार के भी समकालीन है। इस आधार पे कुछ विद्वान कहते हैं कि मिस्र के जो शासक थे टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, वो डायनोसियस को भेजे तो थे बिंदुसार के पास, लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते संभव है कि शासन सत्ता बदल चुकी थी और अशोक ने राजगद्दी हथिया ली थी। इसी तरह से आधुनिक काल में आप जब चलेंगे वहां भी एक ऐसी घटना घटती है कि भेजा जाता है अकबर के पास राजदूत, और जब वहां राजदूत पहुंच रहा है तो शासन सत्ता बदल चुकी है और 1605 में जहांगीर शासक बन चुका है। ऐसी घटनाएं होती थी क्योंकि पहले आवागमन और परिवहन का साधन थोड़ा सा संकुचित था, बड़ा लेट लगता था आने जाने में। इस हिसाब से अगर देखें तो कुछ लोग कहते हैं कि ये अशोक के समय में आया था और कुछ लोग कहते हैं कि बिंदुसार के ही समय में आया था। फिर भी आप मान करके चले, ऐसा प्रश्न तो आएगा ही नहीं। अगर ये आता है तो याद रखें कि टॉपिक में सबसे पहले अगर देंगे तो बिंदुसार का लगाइएगा, और अगर तुरमय के साथ देता है तो अशोक के साथ लगा चले जाइएगा। ठीक है, इससे ज्यादा इनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए आगे पढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा क्या कि जैन धर्म के पोषक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। हम लोगों ने देखा किस तरह से वो श्रवणबेलगोला में जाकर के संलेखना पद्धति से अपना प्राण त्याग रहे हैं। ठीक है, और जब 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में आप नास्तिक संप्रदायों का उद्भव देखेंगे तो उस समय कई नास्तिक संप्रदाय आए थे। इसी में एक आजीवक संप्रदाय भी आया जिसके अंतर्गत आप मक्खलीपुत्र गोसाल का नाम सुनेंगे। आजीवक संप्रदाय माना जाता है कि ये सबसे पहले जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर, उनके मित्र थे और उनके अनुयायी भी थे। लेकिन वैचारिक मतभेदों के कारण ये दूर हो जाते हैं और अपना एक नया संप्रदाय स्थापित करते हैं, आजीवक मुखलपुत्र गोसाल। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मुखलपुत्र गोसाल की मृत्यु ही जैन धर्म के भगवान महावीर स्वामी के मंत्रों के द्वारा हुआ था, और ये पूरी तरह से भाग्यवादी थे, और इसी मुद्दे पर भगवान महावीर से इनका वैचारिक विभेद भी हुआ था। अब आजीवक संप्रदाय का एक साधु था पिंगल वत्स, जिससे बिंदुसार बड़ा प्रभावित होता है, और इन्हीं पिंगल वत्स से वो दीक्षा ले लेता है और ये आजीवक धर्म का अनुयायी हो जाता है। ठीक, आजीवक धर्म का अनुयायी हो जाता। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि चंद्रगुप्त जैन धर्म से संबंधित थे और आजीवक धर्म से संबंधित बिंदुसार हो जाता है। ये प्रश्न आते रहते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगले चरण में जब आप देखेंगे, जब अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो अशोक तो शुरू में शैव धर्म का अनुयायी था और उसके बारे में जानकारी कन्नड़ बताते हैं, राजतरंगड़ी के अलावा कहीं मिलता उलता नहीं है। लेकिन पूरी तरह से अगर देखा जाए तो वो बौद्ध धर्म के ही पोषकों में माना जाता है, और उसकी जो ख्याति है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में ही है। ठीक है, ये रही बिंदुसार के बारे में जानकारी। अब हम लोग चलते हैं अशोक के पास, अशोक के बारे में। अशोक के पहले एक छोटी सी जानकारी आपको वो भी दे दें। जब आप अपने हेडिंग्स को देखेंगे किताब में तो उसमें है कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, और उसके अंतर्गत बताया गया है कि 5 प्रशासनिक केंद्र थे। 5 प्रशासनिक केंद्र, 5 प्रशासनिक केंद्र, और उसमें जो नाम दिया गया है वो अगर देखें तो ये तक्षशिला है। तक्षशिला को उत्तरापथ की राजधानी माना गया है।
अगर आप दक्षिणाग्र पथ में देखें तो ये सुवर्णगिरी हो जाएगा, सुवर्णगिरी। अगर अवंती के बारे में देखेंगे तो ये उज्जैन हो जाएगा, जहां अभी हमने आपको बताया कि अशोक यहाँ का उपशासक था या राज्यपाल था। चौथे नंबर पे प्राची मतलब पाटलिपुत्र आ जाएगा, पाटलिपुत्र। ये आपको संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं और जितना बताया गया एनसीईआरटी में। अभी हम प्रशासन पढ़ाएंगे तो पूरी व्याख्या करेंगे इसकी। और पांचवा है तोसली के बारे में दिया गया। तो आप लोगों को ध्यान दिलाने के लिए इनका वर्णन हम इसलिए यहां पे कर रहे हैं। ये रहा, अगर आप तक्षशिला को देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरुजी थे आचार्य चाणक्य, यहीं के आचार्य थे। और शुरुआत भी जीतने की इधर से ही करते हैं, पंजाब की तरफ। हमने कल आपको बताया था कि सबसे पहले ये पंजाब को जीते थे। इसका मतलब कि यह तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में था। सुवर्णगिरी ये कर्नाटक में है, श्रवणबेलगोला से कुछ ही दूरी में है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है सोने का पर्वत। और अभी भी आप अगर करंट अफेयर पढ़ते होंगे, भूगोल पढ़ते होंगे, तो उसमें सोने की खदानें अभी भी कर्नाटक में ही पाई जाती। तो एक सोने का पर्वत था जहां पर सोने की खदान थी, और वो दक्षिणापथ का एक तरह से प्रशासनिक केंद्र था। वो सुवर्णगिरी हो गया। अवंती भी इनके साम्राज्य में था, जो उज्जैनी के तहत माना जाता था। और प्राची जो राज्य था, प्राची या प्राच्य, इसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, क्योंकि राजधानी इस तरह से राष्ट्रीय राजधानी थी तो दिल्ली को आप मान सकते हैं, उसी तरह से आप इसको मान सकते हैं। लेकिन तोसली जो था ये कलिंग है, कलिंग, ये कलिंग का मुख्यालय है। आपको मैं इसीलिए बता रहा हूं कि जब अगर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या बिंदुसार के प्रशासनिक केंद्रों के बारे में पूछे तो आपको सिर्फ 4 तक ही वर्णन करना है, 5वें का नहीं। क्योंकि 261 ईस्वी में, अभी हमने आपको बताया 261 ईस्वी पूर्व में जब ये कलिंग का युद्ध होता है और वो जौगढ़ को जीतता है और तोसली को जीतता है और तोसली को मुख्यालय बनाता है। मतलब ये 5वां अशोक के समय में जुड़ा हुआ है, उसके पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो जो भी एनसीईआरटी वाली बुक्स में प्रशासनिक केंद्र के बारे में बताया गया है वो अशोक के समय का बताया गया है, न कि बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, ये बताने के पीछे का उद्देश्य यही था कि कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता कि अशोक के समय में कितने साम्राज्य थे, प्रशासनिक केंद्र थे, साम्राज्य कितने प्रशासनिक केंद्र थे, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कितने प्रशासनिक केंद्र थे। आप लोग जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अगर वो मिडुअल का देखें तो अक्सर मुगल काल में पूछ लेता है कि कितने प्रांत थे, अकबर के समय में कितने प्रांत थे, औरंगजेब के समय में कितने, शाहजहां के। इस तरह से अक्सर कंट्रोवर्सी चलती है। कंट्रोवर्सी नहीं है, ये तथ्य है, इसमें कहीं से भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, तथ्य है। ठीक है, आइए आते हैं अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आवे। अशोक भाई साहब के बारे में देखते हैं, ऐसा क्या कर गए ये कि जिनको महान बना दिया सारे लोगों ने। अब आते हैं इन पर अध्ययन करते हैं। हमने आपको पढ़ाते समय ये बताया था कि किसी भी साम्राज्य या वंश का अध्ययन करने के लिए 3 स्रोतों का सहारा हमेशा लिया गया। पहला नंबर हो जाएगा साहित्य, दूसरा नंबर हो जाएगा पुरातत्व, और तीसरा नंबर हो जाएगा विदेशी यात्रियों के विवरण। और ये जान ले, इतिहास के समस्त स्रोत, जितने भी वर्गीकरण ऐतिहासिक स्रोतों के किए गए, समस्त स्रोतों के माध्यम से मौर्य साम्राज्य की जानकारी होती है, और खासकर अशोक के समय। अगर आप साहित्य में देखेंगे तो बौद्ध ग्रंथ, जैन धर्म के ग्रंथ, पुराणों के माध्यम से सबके बारे में जानकारी अशोक के बारे में मिलेगी। अगर आप पुरातत्व के बारे में जाएंगे तो सिक्कों का अध्ययन, जिसको न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है, अगर आप लोग पढ़ेंगे, व्याख्या करते रहना। ये बताने के पीछे का ये कारण उद्देश्य होता है कि आपको कुछ न कुछ चीजें हमेशा मिलती रहे। अभिलेख के अगर देखेंगे तो अभिलेख शास्त्र कहा जाता है, तो एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ लोग पुराने लिपियों का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको पैलियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, फिर ये देखेंगे कि स्तंभ मिल रहा है
मतलब स्मारक भी है। इसके अंतर्गत पुरातत्व का अध्ययन किया जा रहा है। इनके समय में यक्ष यक्षिणियों का भी मिलना हो रहा है, अर्थात मूर्तियों का भी अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है। विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में अगर हम देखें तो तारानाथ जो कि तिब्बत के हैं वो इनके बारे में बता रहे हैं। अगर हम सिंघली अनुसूतियों अर्थात श्रीलंका के पाली ग्रंथों के अध्ययन करें तो दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश वो इनके बारे में बता रहे हैं। अगर हम यूनानी स्रोतों के बारे में बताएं तो भी अशोक का वर्णन हो रहा है। तो इतिहास से संबंधित समस्त स्रोत अशोक को पूरी तरह से सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। आइए अब हम इनका चर्चा करते हैं। अशोक का नाम के पहले पीछे हम जाते हैं। जितने अशोक ने कई अभिलेख लिखवाए और अभिलेखों में ज्यादातर अशोक अपने आप को देवानामपीय कहता है, देवानामपीय। और आपको यह भी बता दें यहां पे कुछ ऐसे शब्द हैं जो मैं लिखूंगा तो वो प्राकृत होगा, संस्कृत नहीं। जैसे अगर ये पीय है तो ये समझ ले कि ये प्राकृत में लिखा गया। पीय का मतलब होता है प्रिय। अब ये संस्कृत हो गया। अब इसका अगर आप सांस्कृतिक अनुवाद देखेंगे संस्कृत में तो देवा नाम प्रिय हो जाएगा। ठीक है। अब इसका अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ हिंदी में देखेंगे तो हो जाएगा देवताओं को प्रिय। अधिकतर अपने अभिलेखों में अशोक स्वयं को देवा नाम प्रिय ही बताता है। कुछ जगहों पर देवा नाम पियदस्ती, देवानाम पियदस्सी भी लिखता है। पियदस्सी, देवानाम पियदस्सी, और कहीं कहीं केवल पियदस्सी लिखता है, पियदस्सी। ठीक है। अब अगर इसको संस्कृत में करें तो ये हो जाता है प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी मतलब होता है जो देखने में प्रिय हो, तो देखना अच्छा लगे। ठीक है। अब प्रियदर्शी का अगर आप देखेंगे तो एक भाब्रू अभिलेख है, उसी में इनका सबसे पहले वर्णन आता है। भाब्रू अभिलेख में ये प्रियदर्शी शब्द मिलता है, प्रियदर्शी। और ये लघु लेख है, ये बड़ा नहीं है इनका। अब जब अभिलेखों को हम पढ़ाएंगे तो ये पूरी विस्तार से आपको बताएंगे कहाँ से लघु लेख मिला हुआ, कहाँ से दीर्घ लेख था, कहाँ से स्तंभ लेख है, कहाँ पे लघु स्तंभ लेख है। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़े तो कहीं कहीं प्रश्न पूछ लेता है कि बुद्ध शाक्य, ये किस अभिलेख में स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा हुआ है? क्योंकि ये जब भगवान बुद्ध का अनुयायी हो जाता है तो खुद को भी उन्हीं की तरह शाक्य घोषित करने की कोशिश करता है। और ये चीज जो मिलता है ये भी छोटे अभिलेखों में ही मिलता है, बड़े वाले में नहीं मिलता। और ये मास्की में मिलता है, मास्की में। ये अगर पूछे कि किस अभिलेख के तहत ये ज्ञात होता है कि अशोक का एक उपाधि बुद्ध शाक्य भी था तो वो मास्की रहे। ठीक है। इतना हम लोगों ने देखा। अब आप लोग एक ध्यान दे रहे होंगे कि जब मैं इसको संस्कृत में अनुवाद कर रहा हूं तो इस छोटे वाले स को बड़ा कर दे रहा हूं, ऐसे कर दे रहा हूं। आप लोग नाम भी देखते हो कभी कभी अशोक का, तो कुछ किताबों में इस तरह से नाम मिलता है अशोक। आप कंफ्यूज ना हो, जहां भी इस तरह का लिखा हुआ मिले ये समझ लें कि वो प्राकृत में लिखा गया है। और जब यही इस तरह से है तो ये समझ ले कि ये संस्कृत में लिखा गया, क्योंकि संस्कृत से ही निकल करके हिंदी बनी हुई है। ज्यादातर हम लोग प्रयोग अशोक करते हैं। जो लोग हिंदी पढ़ते होंगे उनको ज्यादा अर्थ समझ में आ जाएगा कि उष्म व्यंजन क्या होता है, संघर्षी व्यंजन क्या होता है। इन सारे के अंतर्गत आप अंतर इसका देख लेंगे। ठीक है। अब हिंदी में जाएंगे तो फिर समय लगेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी आपने देखा कि अशोक को किन किन नामों के द्वारा संबोधित किया जा रहा है और ये जानकारी मिलती कहां से है।
अभी हम लोगों ने देवानाम प्रिय देखा, देवानाम प्रिय प्रियदर्शी देखा और प्रियदर्शी देखा, उसके बाद बुद्ध साक्य देखा। लेकिन इन सारे के बाद भी कोई एक जगह तो होगी जहां पे अशोक स्वयं को अशोक कहता हो। और ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अशोक का वास्तविक नाम किन अभिलेखों के माध्यम से पता चलता है। छोटा सा ट्रिक बताते हैं। आप लोग हिंदी फिल्में देखे होंगे और इस उम्र में इनका नाम तो भाई साहब का जानते ही होंगे, मजनू। इनको तो हमको नहीं लगता कोई लड़का न जानता हो। अब देखें, मैं से हो जाएगा मास्की, जी से हो जाएगा गुर्जरा, यन से हो जाएगा नेतूर और यू से हो जाएगा उदय गोलम। हो गया, कंप्लीट हो गया, रटने की कोई जरूरत नहीं है, इतने से ही कंप्लीट है। यही 4 ऐसे अभिलेख हैं जिनके माध्यम से यह पता चलता है कि अशोक का मुख्य नाम अशोक था, ओरिजिनल। और हाँ, आप हर चीज को इस तरह से ट्रिक यहां नहीं मिलेगा। आप लोग बस हमको याद आ गए थे, एक ट्रिक बता दिए, बहुत ज्यादा ट्रिक के पीछे मत पड़ा करिए, इसका निर्माण आप लोग स्वयं करें। कुछ ऐसे हमारे सर लोग हैं जो अच्छे अच्छे ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं और हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। लेकिन ये बड़ी विशेष लोगों के अंदर क्वालिटी होती है, हर कोई ऐसी चीजें नहीं कर पाता। शायद हमें कहीं से मिला था तो हमने आपको बता दिया इसके बारे में, और अब आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें तो अशोक का जो मुख्य नाम अशोक मिलता है वो इन्हीं 4 अभिलेखों में है, मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उदयगोलम। ठीक है, अब ये शायद आपको ना भूले, क्योंकि मजनू भाई साहब को तो कोई नहीं भूल सकता है, इनको भूलना और लैला को भूल जाना ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बहुत सारे गीत भी हैं लैला को भूल जाएंगे। तो अब हम इन 4 अभिलेखों को भी देख लिए, अशोक का ओरिजिनल नाम कहाँ मिलता है। उसके बाद अशोक का एक नाम और, अशोक का एक जगह और वर्णन आता है और वो है रुद्रदामन। अभी हम जब उनके बारे में पढ़ा रहे थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो बताए थे कि उनका नाम कहाँ से मिला था। तो साम्राज्य का विस्तार दिखा रहे थे कि सौराष्ट्र में भी था, तक्षशिला में भी था, सुवर्णगिरी में था, कलिंग में, उनका पाटलिपुत्र में था ही। तो हमने रुद्रदामन के अभिलेख का वर्णन किया था। रुद्रदामन का अभिलेख फिर से बता दे रहे हैं, बार बार पढ़ेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। रुद्रदामन का अभिलेख, और ये 150 ईस्वी का, 150 ईस्वी का, और ये शक शासक था और शकों में माना जाता है कि सबसे महान था। जो भी पश्चिम में शासन कर रहे थे, गुजरात और महाराष्ट्र के दक्कन वाले एरिया में, सबसे महान शासकों में इसका नाम आता है। और जब उस समय पुष्यगुप्त वैश्य, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुष्यगुप्त वैश्य था, सुविशाख जो था वो रुद्रदामन का, वहां पे जो अभिलेख आता है तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम है और अशोक का भी नाम है। ये बताता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन अशोक ने उसमें से नहरें निकलवाई थी, उसी झील से अशोक ने नहरें निकलवाई थी। ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछ लेता है बड़े परीक्षाओं में कि जो सुदर्शन झील में से नहरें निकलवाई गई थी वो किसने निकलवाई थी? ठीक है, तो वो अशोक ने निकलवाई थी। तो इस तरह से अशोक का भी नाम आ जा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम आ जा रहा है। रुद्रदामन स्वयं का नाम तो लेता ही है। बाद में फिर आपको जानकारी दे दें कि इसी लेख पर समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त भाई साहब, वो भी उसी पर अपना लेख लिखवा देते हैं और बताते हैं कि हमारे जो नगर के अध्यक्ष थे चक्रपाली, तो उनके समय वो नहर टूट गई थी, बाढ़ आ गई थी, तो उसको सही करवाया गया। इस तरह से वो चीजें जब हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य का, इसी टॉपिक में है, राजा, किसान और नगर में ही, तो उनका नाम आएगा। तो अब आपने देखा कि अशोक का नाम कहां कहां से किस आधार पर इकट्ठा करने की कोशिश की। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं क्योंकि अब ज्यादा बड़ा हो जा रहा है इनका परिचय देने में। अब इनके पारिवारिक चीजों पे आते हैं। इनका नाम तो मिल गया, कहा जाता है इनके पास कई माताओं का नाम मिलता है। कोई माताएं तो कही रही होंगी, लेकिन कहीं पे कुछ और नाम दे देते हैं, कहीं पे कोई और नाम दे देता है। जो विंसेंट आर्थर स्मिथ, जो भारतीय इतिहास के
शुरुआत के इतिहासकार हैं, ये माने कि सबसे विवादास्पद बुद्धि है, उन्हीं के द्वारा चले बताए गए चरण चिन्हों पर आज तक लोग चल रहे हैं, इतिहास को पढ़ रहे हैं। 1904 में इन्हें लिखा हुआ था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और उसी का अनुसरण आज भी किया जा रहा है। देखिए हम लोग का अपना इतिहास समझते हैं और लिखते हैं, अभी तो हम लोग वही पढ़ रहे हैं जो वो बताए, और कुछ लोग उनके विरोध में लिख रहे हैं, कुछ लोग उनके समर्थन में लिख रहे हैं। स्वयं के आधार पे तथ्यों की खोज और उसका पुनर्स्थापन अभी इतिहास में नहीं हो पा रहा है। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, बहुत सारे ऐसे लेखों को पढ़ता रहता हूं, लेकिन आज भी लोग औपनिवेशिक मानसिकता का विरोध करने में या समर्थन करने से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। या तो लोग उसका समर्थन करते हैं या फिर उसका विरोध करते हैं। जितने भी बड़े बड़े इतिहासकार आप देखेंगे, इस समय सबसे चर्चित हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह। आपको थोड़ी सी जानकारी दे दे, जो लोग पढ़ रहे होंगे उनकी किताब, वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सुपुत्री हैं, जो इस समय डीयू में पढ़ा रही हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उनकी किताब बहुत ज्यादा पॉपुलर है इस समय यूपीएससी के विद्यार्थियों में, और उनमें भी कंट्रोवर्सी आने से बाज नहीं आ रहा, कुछ कुछ कंट्रोवर्सी उसमें भी आ रही। हाँ, ये है कि उन्होंने सही रूप में शुद्ध साहित्यिक और शुद्ध प्रामाणिक स्रोतों का प्रयोग करने की कोशिश की है। इस आधार पर तहे दिल से शुक्रिया उनका, क्योंकि हम उनकी किताबों के माध्यम से ही अपने ज्ञानवर्धन की कोशिश कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पे कहीं पे अशोक की मां का नाम सुभद्रांगी मिलता है, सुभद्रांगी, और एक ही नाम आप रखें, आप यही ज्यादातर पूछ लेता है, ज्यादा रटेंगे तो बोलेंगे। फिर उसके बाद इनकी पत्नी के बारे में आते हैं। इनकी पत्नी कितनी थी, पत्नियां भी इनके पास कई थी, लेकिन इनकी जो एक पत्नी थी कारुवाकी, कारुवाकी, कारुवाकी। अब मैं कारुवाकी का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अशोक के द्वारा अपने अभिलेखों में, चाहे वो स्तंभ लेख हो, चाहे अभिलेख हो, चाहे गुफा लेख हो, जो भी हो, कहीं पर भी किसी स्त्री का अगर वर्णन किया गया अपनी पत्नी के रूप में, वो एकमात्र कारुवाकी है, और किसी भी पत्नी का उल्लेख नहीं करता। भले ही बौद्ध ग्रंथ कुछ बताएं, जैन ग्रंथ कुछ बताएं, पुराणों में कुछ मिले, यूनानी कुछ और बताएं, लेकिन उसने अपने अभिलेखों में मात्र एक पत्नी का नाम कारुवाकी का बताया होगा, वो भी कौशाम्बी स्तंभ लेख, जो वर्तमान में अगर आप लोग देखें तो इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है, प्रयाग स्तंभ लेख के नाम से। उसी के अभिलेख में कई लोगों ने अपना नाम चिपका दिया, यहां तक कि बीरबल भाई साहब भी जाके उसमें अपना नाम लिख दिए। जहांगीर का अभिलेख उसमें मिलता है। समुद्रगुप्त का जो हरिखेड़ थे, आप लोग देखे होंगे प्रशस्ति, समुद्रगुप्त प्रशस्ति आप अक्सर पढ़ते होंगे, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, ये भी इसी के अभिलेख के नीचे है, कि कहीं से कोई अलग स्तंभ निर्मित करने की कोशिश नहीं की है। और आपको सुन के ताज्जुब होगा, ये लघु स्तंभ लेख है, और कारुवाकी के द्वारा एक दान दिया गया था जहां पर इसका वर्णन है। उसी दान को बताने के लिए इसने एक लेख लिखवाया था, और इसी में इसके एक मात्र पुत्र तीवर का नाम आता है, तीवर का। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो प्रयाग स्तंभ लेख है उसमें कितने लोगों के नाम का वर्णन आता है। अशोक का नाम आता ही है, वो भी, लेकिन अशोक के किसी भी उस माध्यम से नाम नहीं आता है कि अशोक का राय देवा नाम पीदस्ती, उस माध्यम से आता है मगध सम्राट की बीबी के नाम, ऐसे। फिर उसके बाद समुद्रगुप्त का नाम आता है, फिर उसमें जहांगीर का आता है, फिर बीरबल भी पहुंच गए अपना लेख लिखवाने। इतने लोग हैं। अब आते हैं आपको, फिर ये इनकी एक मात्र स्त्री है जिसका नाम उनके अभिलेखों में है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इनके कितने पुत्र थे, कितनी पुत्रियां थी? पुत्र का भी एक मात्र नाम अभिलेखों में तीवर का ही आया है, और किसी का नहीं है। लेकिन कुणाल और महेंद्र ये साहित्यिक साक्ष्य के माध्यम से आते हैं। कुणाल और महेंद्र, कुणाल के बारे में एक किंवदंती है, पता नहीं वो सही है कि क्या है। कहानियों में कहा जाता है कि तो की कोई स्त्री थी जो अपने सौतेले पुत्र पे मोहित हो जाती है, और ये कि बेहद ही सच्चा बौद्ध था, नहीं देखता उनकी तरफ, और वो गलत आरोपण करके इसकी आंखों को फुड़वा देती, आंखें डलवा दी। ये पता नहीं इतिहासों में तो नहीं मिलता, कहानियों में चीजें आती हैं। महेंद्र के बारे में तो आप निश्चित जानते होंगे,
क्योंकि जब तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी तो संघमित्रा और महेंद्र को ही भेजा गया था प्रचार करने के लिए। संघमित्रा ये इनकी पुत्री है संघमित्रा, और एक पुत्री और थी चारुमती, इसका भी नाम होता है चारुमती। इन्हीं दो का नाम साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से मिलता है। ये बौद्ध वाले बता रहे हैं और ये और भी स्रोतों के माध्यम से पता चल रहा है। कुणाल के बारे में जानकारी हमने आपको बताई, महेंद्र के बारे में बताई कि बौद्ध बता रहे हैं। एक चीज और मिलता है, अगर आप राज तरंगिणी को देखें, राज तरंगिणी, राज तरंगिणी लिखा हुआ है, कश्मीरी विद्वान है जो भारत के पहले इतिहासकार माने जाते हैं। ये कल्हड़ की रचना है, कश्मीर के हैं, कश्मीरी कवि कल्हड़। इसी राज तरंगिणी में पता चलता है कि श्रीनगर की स्थापना किसने करी थी? अशोक ने करी थी। और अशोक का जो पुत्र था वो जालौक, क्या हो जाएगा, आप लोग समझ लेंगे ना इसको। जालौक ये भी एक पुत्र था और इसको वहां का शासक बनाया। जालौक कहा जाता है कि वहां पे एक शिव मंदिर की भी स्थापना इसने करी थी जालौक। ये पता चलता है कश्मीरी कवि कल्हड़ की किताब राज तरंगिणी से। हमने प्रयाग स्तंभ को देखा, प्रयाग स्तंभ लेख के माध्यम से तीवर के बारे में जानकारी ली। ये इनका पारिवारिक परिचय रहा, इनकी कितनी स्त्रियां रहीं, इनकी माँ का क्या नाम था, इनके पुत्रों का क्या नाम था, बहुत सारी किताबों का स्रोत भी बताया हमने। आगे बढ़ते हैं, इनका राज्याभिषेक करवा दे, ये तो बहुत लेट हो जाए। राज्याभिषेक के बारे में देखें, राज्याभिषेक, और आज के क्लास के बाद ढंग से अशोक को पढ़ा जाए। राज्याभिषेक आपको ये बताएं कि 273 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो रही है और उसी समय ये राजगद्दी पर अधिकार कर रहा है, राजगद्दी पर ये अधिकार कर लेता है। लेकिन जब आप लोग राज्याभिषेक के बारे में पढ़ते होंगे तो आता होगा 269 ईस्वी पूर्व। ये बड़ा कंफ्यूजन वाला किया जाता है। और कभी कभी ये भी पूछता है ना कि कलिंग का जो युद्ध हुआ था अशोक के राज्याभिषेक के किस साल में हुआ था, और ज्यादातर इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि बोध गया कौवे साल में गया, लुम्बिनी की यात्रा कौवे साल में किया, और वो राज्याभिषेक से ही जोड़ करके देखता है, और जो लोग इससे जोड़ करके देखते हैं वो गलत कराते हैं। उसके पीछे उद्देश्य क्या था कि जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है 273 में, ये राजगद्दी हथिया तो लेता है लेकिन विवादास्पद रहता है क्योंकि उस समय सुसीम राजगद्दी पर रहा करता है। उसको ये अपने मंत्री राधागुप्त के सहयोग से हरा देते हैं और राजगद्दी हथिया लेते हैं। लेकिन जैसा अभी हम लोग पढ़े कि बिंदुसार की कई पत्नियां थी, इनकी बहुत सारी भी माताएं थी, तो सौतेले भाई भी रहे होंगे। तो 4 साल इनको केवल युद्ध करने में लग जाता, अपनी राजगद्दी को सुरक्षित करने में लग जाता। और इस हिसाब से कुछ बौद्ध ग्रंथों को अगर माने तो माना जाता 99 भाइयों को मार के बना था। आप सोचे कितने दिन तक ये रक्तपात किया होगा। इसके पीछे का क्या कारण था, ये 99 भाइयों का वर्णन करने का जब हम बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे तो ढंग से बताएंगे कि क्यों साबित करने की कोशिश किया जा रहा है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा है। और यहां तक कि बौद्ध ग्रंथ कलिंग के युद्ध के पहले इसका नाम चंड अदोस अशोक साबित करने की कोशिश करते हैं, मतलब बेहद ही नृशंस था। क्यों था ये बाद में बताएंगे, अभी आप इसको समझें। तो 4 साल उसको लगा और 269 ईस्वी पूर्व में ये राज सत्ता को पूरी तरह से हथिया लेता है और अपना राज्याभिषेक करता है। ठीक है, इस तरह से हम राज्याभिषेक को देख लिया अशोक को। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बताया करें कि आपको ये क्लास लग कैसे रही है। कि आपके द्वारा अगर कमेंट होगा तो लाइक किया जाएगा तो हमारा उत्साहवर्धन होगा, हमारी टीम को अच्छा लगेगा और इसी तरह से हम लोग अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। आपका दिन शुभ हो।